हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यानी कि यूनिट 3 से रिलेटेड बेटा वो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि CUET के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए हम इसमें पार्ट 1 मतलब कि हम फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। हम और भी क्वेश्चंस करेंगे इन दी सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। तो आज हम फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे क्या कहता है। गॉस इज द यूनिट ऑफ, बेटा गॉस किसकी यूनिट होती है आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जिसको हम कहते हैं। तो यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गॉस मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है if an electron revolves in the path of the circle of radius, बेटा radius r given है 0.5 into 10 की पावर ऑफ -10 मीटर गिवन है at a frequency यानी कि n frequency of the electron revolution 5 into 10 की पावर ऑफ 15 साइकिल्स पर सेकेंड हो गया। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट निकालना है और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है। तो बेटा एज पर द डेफिनेशन करंट बराबर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि अगर n फ्रीक्वेंसी है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर E है तो बेटा ये हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो करंट बराबर, अब सीधे सीधे बस कैलकुलेशन करना है तो 5 इंटू 10 की पावर ऑफ 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर ऑफ -19 कूलम से। तो ये आ जाएगा, ये हमारे पास 8 आ गया इंटू 10 की पावर ऑफ -4 आ गया, यानी कि ये हो गया 0.8 मिली एम्पेयर आंसर होगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया, लाल डब्बे में डाल दिया। आहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा बहुत फॉर्मूले का याद रखा करिए कि ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है A charge particle moves through a magnetic field in a direction perpendicular to it। बेटा चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बेटा उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये करेक्ट आंसर होगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, है ना। देखो बेटा इसमें एक ऑप्शन है वेलोसिटी ऑल्सो, लेकिन उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पेयर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द वायर। बेटा आपको पता है कि B बराबर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए होता है μ0/4π2I/d होता है ना। जहाँ पे I क्या हो गया, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट जा रहा है और D उस कंडक्टर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। बस अब वैल्यू को डाल देंगे। ये वैल्यू होती है 10 की पावर ऑफ -7 μ0/4π और 2 I कितना है बेटा 2 एम्पेयर और D गिवन है 5 मीटर गिवन है। ये अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 4/5 इंटू 10 की पावर ऑफ -7, है ना। यानी कि ये हो जाएगा 40/5 इंटू 10 की पावर ऑफ -8, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर ऑफ -8
टेस्ला यूनिट आ जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद रखने वाली चीज़ होती है, बस और कुछ नहीं है खास इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल पाइप देन। देखो बेटा, अब होता क्या है कि एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से, है ना, जो करंट इनक्लोज्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब पाइप अगर है, सपोज कर लो ये हॉलो पाइप सी जैसी चीज़ है ना, ये हमने पाइप बना दिया और ये लेंथ ऐसे हो गई, है ना। तो अगर आप इसको अगर ऐसे इमेजिन करके देखें तो ये हॉलो पाइप हो गई, ठीक। तो अब करंट जो जाएगा वो सरफेस के अलॉन्ग जाएगा, है ना। तो बेटा अंदर जो करंट इनक्लोज्ड है वो तो ज़ीरो हो गया ना। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से बी इनसाइड जो हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास थर्ड आंसर करेक्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज ज़ीरो। अरे मेरा लाल डब्बा कहाँ है? ये मेरा लाल डब्बा रह गया, अरे हरा ही हो गया, कोई बात नहीं, चलो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट आई इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए at what distance from the center on the axis of the coil will the magnetic field be 1/8 of its value at the center। देखो बेटा, be at any point on the axial line, ये बराबर किसके होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना बेटा। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास गिवन है, लेटर से नहीं गिवन है ना, कोई बात नहीं, तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है तो उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ पे ए उसका रेडियस हो गया और एक्सियल लाइन पे वो पॉइंट कहाँ हो गया, एक्स डिस्टेंस पे होगा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि बी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ सर्कुलर लूप, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रहा है इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, तो ए तो रेडियस हो गया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल, यानी कि एक्स निकालना है। विल द मैग्नेटिक फील्ड बी 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर, यानी कि ये हो जाएगा 1/8 ऑफ द बी एट द सेंटर, है ना। और बी एट द सेंटर बराबर होता है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, आई अपॉन ए इंटू 2 पाई, ठीक। ये हो जाएगा सेंटर। तो 1/8 ऑफ दी वैल्यू हो गई, यानी कि इसका 1/8 आ जाएगा। तो अब हमको ये सिंप्लीफाई करना है बस, और कुछ तो करना नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि जगह मिल जाए, हमारे पास वर्किंग स्पेस मिल जाए। आहा हा हा। चलिए ये तो हमको इसको थोड़ा सा और खिसका देते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा और इधर खिसका देते हैं और हमारे पास इनफ वर्किंग स्पेस आ गया। अब हम ये वैल्यू को इसके 1/8 के बराबर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बराबर 1/8, यानी कि ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2 पाई अपॉन ए इंटू 1/8। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आई से आई कैंसिल हो गया। और अब बस सिंपल तरीके से ये वैल्यूज़ आ जाएगी, तो ये हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और ये बराबर हो जाएगा 1/a इंटू 8। ओके, तो ये इधर चला गया तो a क्यूब 8a क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे पहले तो क्यूब रूट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2a
ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √3a। ओके, ये देखिए मेरा आंसर चमक रहा है यहाँ पे, √3a लाल डब्बे में डाल दिया। आहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखो बेटा, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से किया जाएगा, हम एक्चुअली में क्या करेंगे, पूरा जो डायग्राम है इसको बेटा सेगमेंट वाइज डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले P से लेकर Q तक इसको सेगमेंट नंबर 1 कह दिया है ना, और फिर Q से लेकर R तक ये हो गया सेगमेंट नंबर 2 जो कि सेमी सर्कुलर सेगमेंट हो गया, और R से लेकर S तक ये हो गया सेगमेंट नंबर 3, और S से लेकर P तक ये हो गया सेगमेंट नंबर 4। ठीक, अब हर एक सेगमेंट की इंडिविजुअल क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और फिर उसके बाद उसका क्या कर देंगे बेटा, वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, देखो बेटा, ये देखो सेगमेंट 1 और सेगमेंट 3 पॉइंट O की तरफ पॉइंट कर रहे हैं या अवे जा रहे हैं ना बेटा। जब कभी भी कोई कंडक्टर किसी पॉइंट की तरफ पॉइंट करता है या उससे अवे जाता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के चारों तरफ होती है, तो इसके चारों तरफ होगी। लेकिन इन सेगमेंट की वजह से O पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो गई। तो पहली चीज़ तो हम ये लिखेंगे कि B1 और B3 बराबर हो गए, जो कि किसके बराबर हो गए बेटा, 0 के। तो इनका फील्ड पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सेगमेंट 2 का और सेगमेंट 4 का। तो सबसे पहले सेगमेंट 2 का निकाल लेंगे बेटा। देखो सेमी सर्कुलर है तो μ0/4 I, और इसका रेडियस हो गया R1 है ना, I/R1, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर पाई। अब देखो बेटा डायरेक्शन देखो, ये देखो सेगमेंट 2 ऐसे जा रहा है ना, तो डायरेक्शन ऑफ द फील्ड O पॉइंट पे किधर है बेटा, बाहर की तरफ, आपकी तरफ। तो बाहर मतलब क्या हो जाएगा बेटा, डॉट है ना, तो यहाँ पे हम इसको डॉट कर देंगे। ठीक, ये तो आ गया सेगमेंट 2 का। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सेगमेंट 4 का निकालेंगे। तो ये हो जाएगा μ0/4 I, और यहाँ पे रेडियस हो गया R2। अब देखो बेटा, ये हमारे पास सेगमेंट नंबर जो 4 हुआ, इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बेटा अंदर हो गई ना, O पॉइंट पे अंदर हो गई। तो डायरेक्शन जो हो गया वो क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ठीक, अब आप देखिए R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, R2 बड़ा है ना बेटा, R1 छोटा है, तो बेटा इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो B नेट जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा B2 माइनस B4 हो जाएगा, यानी कि μ0/4 I पाई तो बाहर आ गया, और 1/R1 माइनस 1/R2, और ये ज़्यादा हुआ तो डायरेक्शन फाइनली क्या हो जाएगा बेटा, डॉट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आंसर मैच हो रहा है, ये देखिए μ0/4 I, ये देखिए ये हमारे पास मैच हो रहा है 1/R1 माइनस 1/R2। ओके, तो ये हो जाएगा, ये वाला आंसर मैच हो रहा है, लाल डब्बे में डाल दिया, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बेटा इस तरह से करके ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 सिमिलर coils of radius r and number of turns n are lying concentrically with their planes at the right angles to each other। बेटा देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा एक रफ सा स्केच बनाना पड़ेगा ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। तो देखो बेटा 2 कॉइल्स हैं, कोएक्सियल है, यानी कि एक्सिस जिनका सेम है,
और एक ऐसे रखा हुआ है और दूसरा इस तरह से रखा हुआ है, ये देखिए ऐसे रखा हुआ है ना, ठीक। तो अब देखिए विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो इसका प्लेन और इसका प्लेन राइट एंगल्स टू ईच अदर हो गए। अब आप यहाँ पे देखिए बेटा, अब बड़ी मज़ेदार चीज़ आ गई, इस वाले कॉइल की वजह से फील्ड इधर की तरफ हो गई और इस वाले कॉइल की वजह से फील्ड इधर की तरफ हो जाएगी सेंटर पे, है ना। तो ये मान लीजिए फर्स्ट कॉइल हो गया, तो B1 की डायरेक्शन ऊपर हो गई, और ये अगर मान लीजिए हमारे पास सेकंड कॉइल हो गया, ये जो वर्टिकल वाला है सेकंड कॉइल हो गया, तो इसकी वजह से B2 इधर हो गया। तो दोनों फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई, तो B नेट जब हम निकालेंगे तो वो बेटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना। तो B नेट जो हो गया वो इनके बीच में कहीं होगा, और इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से कर देंगे, हा, ये ब्लू कलर से कर देंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास B नेट की डायरेक्शन आ गई, ठीक। अब हमको करना क्या है बेटा, B1 और B2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, बस ये काम करना है। तो B1, तो पहला हमने लिया, ये हो जाएगा सर्कुलर कॉइल, है ना, तो B बराबर हो जाएगा μ0/4 करंट हो जाएगा पहले वाले में I, है ना, और नंबर ऑफ टर्न्स हो गए N, और रेडियस हो जाएगा R, ठीक है। और B2 क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू μ0/4 I√3N/R, है ना बेटा। ये एक्चुअली में थोड़ा सा ये है, इसको I√3 कर देंगे, I मल्टीप्लाइड बाई √3 है, गलती से ये डिवीजन का साइन लग गया, तो I√3 मल्टीप्लाइड बाई N कर दिया, ठीक। अब ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, B1 और B2 की वैल्यू को डाल देंगे, तो B नेट, देखो बेटा इन दोनों में कॉमन तो देखो μ0 हो गया, है ना, I भी कॉमन हो गया, और 4 भी कॉमन हो गया, N भी कॉमन हो गया, और R भी कॉमन हो गया। अब बचा क्या अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे बचा बेटा देखो 1 का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बचा √3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 3 का अंडर रूट, यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा μ0/4 IN × 2/R, है ना। तो अब देखो बेटा ये हमारे पास 2, ये नीचे 2 आ जाएगा, तो μ0 क्या हो जाएगा, देखो जी कहाँ से आ गया, ये देखिए सर्कुलर है ना, तो 2π भी रहेगा, तो ये 2π से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2π और आ जाएगा इंटू 2π, ठीक। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 2π से, सर्कुलर कॉइल है ना, तो बेटा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये नीचे 4π कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, μ0 IN/R बचा। ये हमारे पास आंसर आ गया। लाल डब्बा कहाँ गया मेरा लाल डब्बा, ये रहा लाल डब्बा, ये लाल डब्बे में डाल दिया, ठीक। थोड़ा सा मतलब मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे अच्छा लगा ये सवाल। कंसेप्चुअल आपको बेटा इस तरह के कंसेप्ट पे बड़ा स्ट्रांग रखेगा। एक ऐसा सवाल आपको इस तरह से ज़रूर प्रैक्टिस करनी होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि सर्कुलर कॉइल के केस में कैसे चीज़ों को निकाला जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर O ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखो बेटा ये देखो फिर से वही कंडीशन आ गई कि इसको पूरे डायग्राम को सेगमेंट वाइज हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा कर दूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। वाह 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 वाह, ये थोड़ा सा नीचे कर दें क्या, लो जी मज़ा आ गया। अब देखो बेटा ये तो सेगमेंट नंबर 1 हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको नंबरिंग कर दें, मार्क कर दें क्या, P कर दें, Q कर दें, और ये हो जाएगा RS। तो P से लेकर Q तक फर्स्ट सेगमेंट, Q से लेकर R तक सेकंड सेगमेंट, R से लेकर S तक थर्ड सेगमेंट, S से लेकर P तक फोर्थ सेगमेंट हो गया। ये 4 सेगमेंट हो गए। फिर से आप देखिए B एट O निकालना है, तो सेगमेंट 1 और सेगमेंट 3 का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, क्योंकि
करंट उसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक। अब बचा क्या, B2 यानी कि सेगमेंट 2, तो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और सेगमेंट 2 का जो रेडियस है वो बेटा देखो R1 है ना, और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हो जाएगा अल्फा, तो यहाँ पे 2 पाई की जगह अल्फा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हो गया। डायरेक्शन देखिए, करंट ऐसे जा रहा है तो डायरेक्शन आपकी तरफ हो गया, यानी कि डॉट हो गया, ठीक। ऐसे ही B4 निकाल लेंगे, तो B4 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R2 इंटू अल्फा, और इसका डायरेक्शन देखिए अंदर की तरफ जाएगा। देखिए मेरा हाथ फिंगर करंट की डायरेक्शन, तो थंब ओ पॉइंट पे किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, यानी कि क्रॉस। अब देखिए R2 बड़ा है, R1 छोटा है, तो इसका मतलब B2 विल बी ग्रेटर देन B4, तो नेट B बराबर हो जाएगा B2 माइनस B4, जो कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू अल्फा बाहर आ गया, और अंदर बचा 1/R1 माइनस 1/R2, डायरेक्शन हो गया डॉट। अब आप देखिए क्या आंसर मैच हो रहा है, म्यू नॉट I अल्फा अपॉन 4 पाई 1/R1 माइनस 1/R2, डायरेक्शन हो गया डॉट। ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया, लाल डब्बे में डाल दिया। आहा, चलिए ठीक है, बहुत इजी है, और अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ टोरॉइडल, टोरॉइड बेटा, टोरॉइड और सोलेनॉइड की बेटा एक ही जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, बस फ़र्क क्या है कि टोरॉइड जो होता है उसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी कि फ्लक्स लीक नहीं करता, बाहर नहीं जाता है, बल्कि उसी के अंदर ही रहता है। तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट NI, है ना, टोरॉइड के केस में। तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ टोरॉइडल इज डबल्ड, तो अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि ये N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो अब नए केस में क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, है ना। तो अब बाकी तो सब सेम है, यानी कि I और L तो सेम ही रहा, तो यानी कि ये हो जाएगा B1 बराबर ट्वाइस ऑफ B, यानी कि अब फील्ड क्या हो गई, डबल हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करते ही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डबल हो जाएगी। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोरॉइड और सोलेनॉइड के केस में ये वैल्यूज़ होती हैं। क्वेश्चन कहता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, बेटा सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यूनिफॉर्म होती है ना, आपको पता है, बहुत घनी घनी लाइंस होती हैं, बहुत करीब करीब होती हैं, और हर एक टर्म्स क्या करेगा, लाइंस ऑफ फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करता है, तो यूनिफॉर्म होती हैं इनसाइड दी सोलेनॉइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड हैज़ 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड बराबर म्यू नॉट NI होती है ना। तो अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 होगी, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखिए स्मॉल n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर है, तो पर मीटर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर में 200 टर्न हैं, तो 1 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। मल्टीप्लाइड बाई करंट क्या हो जाएगा, 2.5, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो वैल्यू आएगी ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, और ये हो जाएगा 5, है ना, इंटू ये हो जाएगा 4 0, यानी कि ये हो जाएगा 20 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 0 और ये माइनस 7 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा कितना, 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस 2, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला जिसकी वैल्यू हो गई। तो ये करेक्ट आंसर होगा
हमारे पास अब वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा ही ये भी सोलेनॉइड से रिलेटेड है। अ वायर इज वाउंड ऑन अ लॉन्ग रॉड ऑफ मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, परमिएबिलिटी गिवन है, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है, और म्यू आर गिवन है 4000 टू मेक अ सोलेनॉइड, करंट गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी गिवन है। ओके, तो बेटा बहुत इजी है, तो ये बराबर म्यू इंटू एन आई हो गया, क्योंकि अब एयर कोर नहीं है बल्कि वो किसी रॉड के ऊपर वाउंड है ना, ठीक है, जिसकी रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है। तो म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर एन आई होगा, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, म्यू आर हो जाएगा 4000, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 1000 हो गया, आई यानी कि 5 एम्पियर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड, ये सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो 25.12 टेस्ला आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो 25.12 टेस्ला ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आइए देखते हैं। अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट produces a magnetic field B along its axis. If the current is doubled and the number of turns per centimeter is half, new value of the magnetic field. देखो बेटा B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, है ना, तो n यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन लेंथ L हो गया। अब कह रहा है करंट को डबल कर दिया और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को हाफ कर दिया। अच्छा तो ठीक है, तो ये n को ही हाफ कर दिया गया, तो सीधे सीधे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अरे ये कई बार गड़बड़ा जाता है, छोटा कर देते हैं और ये हमारे पास बड़ा कर देंगे। लो जी आ गया, ठीक है। तो B बराबर म्यू नॉट एन आई हो गया। अब नया क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को हाफ कर दिया, यानी कि अब n/2 कर दिया, और करंट को क्या कर दिया, डबल कर दिया, यानी कि 2i कर दिया। अरे ये तो वही चीज़ हो गई, 2 से 2 कट्टम कुट्टा, यानी कि म्यू नॉट एन आई जो कि B के बराबर है। तो सेम रहेगा, नई वैल्यू और पुरानी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक। तो ये वो बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा जो कि इस चैप्टर से मैंने सेलेक्ट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी यूनिट से रिलेटेड, यूनिट 3 से रिलेटेड। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करिए बेटा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।